नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। कमोडिटी मार्केट पर अगले आधे घंटे तक हम बात करेंगे, लेकिन इस वक्त की ताज़ा खबर जिसका हम आपको पल पल का अपडेट लगातार दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव का ऐलान किया गया है और इसको लेकर कुछ और डिटेल आए हैं जो हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। तो ये आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस वक्त पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव होगा। पश्चिम बंगाल में 27 मार्च को पहले चरण की वोटिंग और 1 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग होगी और 6 अप्रैल को तीसरे चरण की वोटिंग और 10 अप्रैल को चौथे चरण का मतदान पश्चिम बंगाल में होगा। हालांकि 5 राज्यों में चुनाव है, लेकिन पश्चिम बंगाल पर सबकी नज़रें टिकी हुई हैं और 27 मार्च की तारीख याद रखिए। 27 मार्च को पहले चरण की वोटिंग होगी पश्चिम बंगाल में। 8 चरणों में वहां पर मतदान कराने का फैसला चुनाव आयोग ने लिया है। तो अब यहां से चुनावी सरगर्मियां और तेज हो जाएंगी और पश्चिम बंगाल के अलावा असम, केरल, इन राज्यों में भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। असम में 27 मार्च, 1 अप्रैल और 6 अप्रैल को मतदान होगा। ये हम आपको डेट बता रहे हैं। ये डेट अपने आप में महत्वपूर्ण है, इसे आप नोट कर लीजिए, क्योंकि अब चुनाव का शंखनाद हो चुका है। आधिकारिक तौर पर तारीखों का ऐलान हो चुका है, जिसको लेकर अटकलें लगाई जा रही थी कि कब चुनाव होंगे। अब उन अटकलों पर विराम लग चुका है और चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में वोटिंग होगी। इस वक्त की ताज़ा खबर हम आपको बता रहे हैं। और ताज़ा खबर जीडीपी के आंकड़ों को लेकर भी आ रहा है इस वक्त। और Q4 में भारत की जीडीपी, जी हाँ, भारत की जीडीपी 0.4% रही है। 0.4%। अभी जीडीपी के भी नंबर आए हैं, ये भी हम आपको बता रहे हैं। 0.4% Q3 में, यानी तीसरी तिमाही में जो विकास दर है वो 0.4% रही है। ये अभी आंकड़े आए हैं। इसको लेकर कुछ और आंकड़े अभी आ रहे हैं, और भी डेटा आएंगे और भी आंकड़े आएंगे अलग अलग सेक्टर के जीडीपी के, वो भी हम आप तक लगातार पहुंचाएंगे। लेकिन ताज़ा खबर यही कि जीडीपी जो है Q3 में वो 0.4% है। ये आंकड़े आपकी स्क्रीन पर 3.3% से घटकर 0.4%, ये साल दर साल के आधार पर ये आंकड़े हैं। ये हम आपको बता रहे हैं कि Q3 में भारत की जीडीपी घटी है। कुल मिलाकर जीवीए ग्रोथ 3.4% से घटकर 1% पर आ गई है। तो एक बड़ी गिरावट जीवीए ग्रोथ में दिख रही है सालाना आधार पर। तो अलग अलग जैसे आंकड़े आ रहे हैं, हमारी टीम लगातार इस पर काम कर रही है, लगी हुई है, और वो सारे आंकड़े आप तक हम एक एक करके पहुंचाते रहेंगे। जीडीपी के नंबर हमने आपको बता दिए, जीवीए के नंबर बता दिए, और भी जो नंबर अभी आएंगे वो भी हम आप तक लगातार पहुंचाएंगे। तो आज ब्रेकिंग की खबरों ने आप कहिए कि ट्रिपल सेंचुरी मारा। लगातार एक के बाद एक ब्रेकिंग खबरें आ रही हैं। पहले चुनाव की तारीखों का ऐलान, जीडीपी के नंबर, अब गोल्ड के मार्केट ने भी शानदार परफॉर्म करना शुरू कर दिया है। जी हाँ, 400 रुपए से ज्यादा की मजबूती गोल्ड में, और एक बड़ी तेजी गोल्ड में आ गई है। शुरुआती दौर में जो गोल्ड का मार्केट सुस्त था, गिरावट थी, अब वो मार्केट पूरी तरह से हरे निशान में लौट चुका है। 350 रुपए से ज्यादा की तेजी। अचानक ऐसा क्या हो गया कि गोल्ड का मार्केट हरे निशान में लौट आया है? ये बताने के लिए हमारे साथ हैं बुलियन मार्केट के जाने माने एक्सपर्ट, इब्जा के प्रेसिडेंट पृथ्वीराज कोठारी। कोठारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या हो गया सर, गोल्ड के दाम क्यों बढ़ गए? देखिए, मेन रीजन है गोल्ड के दाम के अपना रुपी जो है वो काफी आज डेप्रिशिएट हो गया है। तकरीबन आप 72.50 जो चलता था उसके बढ़ के 74.5 पैसा हो गया है। तो मतलब अपना जितना भी आज इंटरनेशनल मार्केट में आप देखोगे तो गोल्ड 1% डाउन है, बट यहाँ पे डोमेस्टिक में जो रुपए में अपना जो आज समझो में 2% की फर्क आ गया है। ठीक बात। 2% का जो इफेक्ट गो आ गया वो सीधा गोल्ड में देखने को मिला। जहाँ पे रेड साइन होना चाहिए 46,000 के आसपास गोल्ड नीचे आना चाहिए, 45,700-800, उसके जगह पे 46,600 हो गया है। तो पूरा का पूरा इफेक्ट अपना रुपया डेप्रिशिएट होने की वजह से हो गया, जो 74 क्रॉस किया है आज। अच्छा सर, लेकिन कोठारी जी, रुपया तो आज सुबह से कमजोर है, गोल्ड को इतनी देर से क्यों याद आया कि बढ़ना है?
नहीं, सडनली 3:30 बजे के बाद में रुपया एकदम फास्ट मूव किया है, अच्छा। नीचे किया है। और उसके साथ में आपने देखा होगा कि इक्विटी काफी कमजोर है, ग्लोबली पूरी इक्विटी काफी है। तो ऑब्वियसली है कि कभी भी आप देखोगे कि हर चीज रेड साइन में आ जाती है, तो M2M का इश्यू आता है, तो उसमें लोग गोल्ड भी सेल करते हैं। और रुपया ऑब्वियसली है कि मार्च मंथ है, तो बहुत से लोग प्रॉफिट टेकिंग भी करने आएंगे। इक्विटी में आप देखो आज निफ्टी 500 पॉइंट के अधिक डाउन है, तो वो प्रॉफिट टेकिंग भी आती है और उसके साथ में रुपया भी अपना मूव करता है। प्रीमियम भी हाई हो गए हैं, तो इस हिसाब से गोल्ड पे इफेक्ट आ गया और गोल्ड सीधा जो नेगेटिव होना था वो सीधा पॉजिटिव साइन में आ गया। ओके, चलिए, तो ये तस्वीर भी साफ हो गई और इसलिए मैंने ये सवाल पूछा कि जब रुपया शुरुआती दौर से ही कमज़ोर था तो शाम के कारोबार में गोल्ड क्यों बढ़ रहा है। तो पृथ्वीराज जी ने बहुत ही डिटेल में और सही तरीके से समझाया कि गिरावट तो थी रुपए में भी, लेकिन दोपहर के बाद अचानक गिरावट रुपए में बढ़ी भी और उसका एक इम्पैक्ट अब आपको शाम के कारोबार में गोल्ड के ऊपर दिख रहा है। लेकिन कोठारी जी, हमने एक पोल भी किया है मार्च के महीने के लिए, चूंकि आज फरवरी के महीने का आखिरी कारोबारी सत्र है और मंडे को 1 मार्च है। मार्च के लिए हमने एक पोल किया है गोल्ड के ऊपर और उसमें जो नतीजे आए हैं ये जरा एक बार आपको दिखा दें, बता दें और फिर हम उस पर आपकी राय लेंगे। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर है। मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि 50,000 का लेवल दिख जाएगा। पैराडाइम कमोडिटी, एक्सिस सिक्योरिटीज और आनंद राठी, इन सब का मानना है कि 49,000 का लेवल आपको गोल्ड में दिख सकता है मार्च के महीने में। इसके अलावा कुछ और दिग्गज ब्रोकरेज हाउस की राय हमने गोल्ड के ऊपर ली है। एसएमसी कॉमट्रेड, एंजल कमोडिटी, चॉइस ब्रोकिंग। एसएमसी कॉमट्रेड ने 49,000 के भाव पर मुहर लगाया है। एंजल कमोडिटी और चॉइस ब्रोकिंग का मानना है कि 48,000 का लेवल तो आपको दिख ही जाएगा। तो कुल मिला के सब लोग तेजी में हैं, लेवल भले ही अलग अलग हों लेकिन सबकी राय तेजी की है। कोटक सिक्योरिटीज और ट्रस्ट लाइन और पृथ्वी फिनमार्ट, इन तीनों का मानना है कि 47,000 का लेवल यहां पर दिखेगा। 3 तरह के लेवल आ रहे हैं। कोठारी जी, आप किस लेवल के साथ जाना चाहेंगे? देखिए, गोल्ड जो भी मैं तो सिर्फ यही कहता हूँ कि अच्छा अपॉर्चुनिटी आई है गोल्ड बाय के लिए। 45,500 के आसपास जाता है तो मैं ज्वेलर्स को भी यही कहूँगा कि उनकी इन्वेंट्री करना चालू कर दे। अभी गोल्ड जो है वो एक कंफर्टेबल जोन में आ गया। यहाँ से $20-30 की ज्यादा से ज्यादा अगर आप देखोगे तो गिरावट आ सकती है। उसके सामने अगर आप प्रोडक्शन कॉस्ट देखोगे गोल्ड का जो वर्ल्ड ग्लोबली आता है वो तकरीबन $1,200 के आसपास हो गया है। तो इसी कोविड के टाइम में जो लॉजिस्टिक चार्जेज और जो लेबर चार्जेज और ये सब बढ़ गए हैं, तो उसकी वजह से $1,200 तो कॉस्ट आ रही है। तो मुझे लगता है $1,720-1,730 के आसपास गोल्ड अगर आता है तो कंफर्टेबल जोन में आ जाएगा। और वहां से मुझे लगता है कि अपसाइड में तो नो डाउट स्टिमुलेट पैकेज अनाउंसमेंट भी आया है, उसके आगे भी है। तो मुझे लगता है कि 47, 48, 49,000 का भाव मार्च तक आ सकता है और डाउन साइड में 45, ज्यादा से ज्यादा 45,000 आ सकता है, बस वो भी रेयर चांसेज है। ओके, बहुत शुक्रिया कोठारी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और गोल्ड पर अपना व्यू, अपनी राय देने के लिए। केडिया जी, आज शाम के कारोबार के लिए अब आपकी राय यहां से क्या होगी? गुड इवनिंग नितिन जी। देखिए, मॉर्निंग में जिस ढंग से हमने देखा था इंटरनेशनल में काफ़ी दबाव था, तो उम्मीद थी कि डोमेस्टिक मार्केट टूटे, बट एकाएक जिस ढंग से रुपए में कमजोरी लौटी है, ये कहीं ना कहीं एक पैराशूट का काम कर रहा है गोल्ड की गिरावट को। तो टाइमिंग मुझे लगता है 46,300 के करीब मिले, वहाँ पे लेके चलिए। अपसाइड रहेगा बट लिमिटेड टू 46,800 तक का लेवल मुझे लग रहा है कि गोल्ड में अपसाइड में देखने मिल जाएगा। ओके, प्रथमेश जी, चांदी पर आपका व्यू क्या है सर? अभी कोई ट्रेड बन रहा है क्या चांदी में इस भाव पर? आई थिंक सुबह से आप शाम के सेशन तक अराउंड 1% का गिरावट हो गया है चांदी में। रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। अगर आप अभी कुछ ट्रेड करना चाहते हो तो हद के बाहर है, बट मोमेंटम जो है मेरे ख्याल से अभी भी नीचे की तरफ रह सकता है। 68,400 के आसपास एक कमोडिटी ट्रेड कर रही है। मेरे ख्याल से 68,000 फर्स्ट लेवल और 67,800 दूसरा लेवल, ये दोनों लेवल जो है पॉसिबल आपको देखने को मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से अगर आप सेल साइड में रहे तो मेरे ख्याल से आपको आज के सेशन में मोमेंटम जो है नीचे की तरफ ज़्यादा ट्रेड फेवरेबल है। जी, अब शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है कैलाश चंद्र मोदी का, सदलपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए कैलाश जी। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए। सर, मेरे को थोड़ा फिजिकल में सिल्वर और गोल्ड परचेज करना है, तो उसके लिए प्रॉपर समय, प्रॉपर थोड़ा रेट बताने का कष्ट है। फिजिकल में, अच्छा बताइए अजय जी, कैसे करना है इनको?
देखिए मुझे लगता है कि सोने चांदी में काफी दिनों से वॉलिटिलिटी बढ़ी हुई है। जिस ढंग से पृथ्वीराज जी ने भी कहा है कि गोल्ड 45, मुझे भी लगता है कि 45 साढ़े 45 काफी अच्छा एक बेस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो फिजिकल मार्केट में जब जब मार्केट में फॉल आता है तो प्रीमियम बढ़ जाते हैं। तो आई थिंक करंट मार्केट से भी अगर फिजिकल में अगर आप बाय कर रहे हैं मीडियम टर्म के लिए या घर के यूज के लिए, तो गोल्ड कर लेना चाहिए। वहीं चांदी की अगर बात करें तो चांदी में वॉलिटिलिटी काफी ज्यादा है। आई थिंक नीचे में 66,000 का भी लेवल मिले तो लेके चलिए, 71,000 का लेवल तोड़ने पे एक नई तेजी चालू हो जाएगी। तो ओवरऑल मुझे लगता है करंट लेवल जो है यहाँ पे अगर आप जमा करें तो बहुत ही अच्छा है। फिजिकल मार्केट के से बिल्कुल लेके चलना चाहिए। ठीक है, तो ये राय है आपकी मार्केट के ऊपर कि अभी कैसे आपको लेना है। अगला सवाल है सुशील का। पूछिए सुशील जी। सर नमस्कार मृत्युंजय जी। नमस्कार, पूछिए। 3-4 दिनों से आप कॉल मिली है सर। मेरे को एक तो सोया तेल और ग्वार पे बताओ, सोया तेल कितना घट सकता है और ग्वार कितना घट सकता है? क्या सोया तेल दोबारा 1075 पे हो सकता है कभी? बताइए अजय जी, क्या सोया तेल और ग्वार में अभी गिरावट की संभावना है? देखिए सबसे पहले अगर गवार की बात करें तो मैंने काफी टाइम से पहले भी कहा है कि 15 मार्च तक गवार में कोई तेजी या कोई मंदी नहीं होनी। मार्केट एक दायरे में ट्रेड करेगा। नो डाउट 38-38-20 काफी अच्छे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ से धीरे धीरे लेवल ही बढ़नी चाहिए। जो मार्च 15 के बाद मुझे लगता है ब्रेकआउट आएगा। ब्रेकआउट के लिए 4050 या 4100 के ऊपर भाव निकलते हैं तो ये तेजी बनेगी। वहीं रिफाइंड सोया ऑयल की बात करें तो टेक्निकल स्ट्रक्चर पे तो काफी ओवरबॉट है। बट जिस ढंग से हमने देखा इंटरनेशनल में तेल के जो भाव बढ़े हुए हैं, चाहे पाम ऑयल की बात करें चाहे सनफ्लावर ऑयल की बात करें, वेदर कंडीशन और जॉब जिस ढंग से हमने लॉसेस देखे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है टेक्निकल थोड़ा बहुत भी पुल बैक अगर भाव में 20-30 रुपए की भी गिरावट आए तो लेके चलिए। सोया तेल मुझे लगता है ओवरऑल ध्यान तेजी का है, जो ऊपर में करीबन 1240 तक का लेवल दिखा सकता है। गोपाल हैं हमारे साथ। पूछिए गोपाल। हाँ, मैं पूछ रहा था ये जिंक का मार्च में हाई क्या लगेगा? जिंक में, ओके, बताइए प्रथमेश जी, जिंक में क्या आउटलुक है आपका? आई थिंक 240 से करेक्शन होकर 223 तक ये पॉसिबल ट्रेड कर रहा है। नेक्स्ट पॉसिबल जोन इस पर्टिकुलर कमोडिटी का जो अराउंड 217 के दिख रहा है। उसके अलावा ये फॉल दिख रहा है मेरे ख्याल से 210 तक। तो मेरे ख्याल से अगर इनको पूरे मार्च के लिए ट्रेड करना है तो मेरे ख्याल से 240 हाई पॉइंट रहेगा और नीचे वाला पॉइंट 217 और 210, ये दो पॉसिबल लेवल्स आपको मार्च में दिखने की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। क्या अगला सवाल है सुनील का, जयपुर से हैं हमारे साथ। पूछिए सुनील जी। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए। सर मेरा सवाल गोल्ड पे है सर। ये धीरे धीरे 32,000 हो जाएगा गोल्ड? 32,000? हाँ सर, धीरे धीरे आ सकता है क्या, ये पूछ रहा हूँ मैं सर। बताइए प्रथमेश जी। आई थिंक वो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो है जहाँ पे 32,000 में अगर आगे तो फिजिकल बायर्स इतने एक्टिव हो जाएंगे कि मेरे ख्याल से दोबारा आपको कोविड वाला प्राइस दिखाई देगा। बट ये क्लियरली प्राइस फॉल यील्ड राइज को लेकर हुआ है, बिकॉज यील्ड जो है ग्लोबली यूएस का 10 ईयर वो बेंचमार्क कंसिडर किया जाता है। तो जब भी ये बढ़ता है इसका कोरिलेशन उल्टा ही है गोल्ड से। तो अगर यील्ड्स बढ़ते रहेंगे यूएस में तो मेरे ख्याल से गोल्ड जो है नीचे का रुख बनाता रहेगा। बट मेरे ख्याल से ये 45,000 के आसपास स्टेबलाइजेशन जोन दिख रहा है मेरे ख्याल से। तो अगर आपको एक्यूमुलेट करना है तो वहाँ पे एक्यूमुलेट कीजिए। 32,000 का भाव आता है तो वेल एंड गुड, बट धीरे धीरे वाला जो सिनेरियो है वो 2021 में पॉसिबिलिटी सिनेरियो कम लग रहा है। ओके, विनय हैं हमारे साथ अमरावती से। पूछिए विनय। नमस्ते सर जी। नमस्कार, पूछिए। सर मेरे को कॉटन सीड ऑयल के 2325 के भाव से 3 लॉट बाय है मार्च का, तो ये इसके ऊपर निकलेगा क्या मार्च में? ओके, बताइए अजय जी, क्या होगा कॉटन सीड ऑयल केक में? देखिए कॉटन सीड ऑयल केक में हमने काफी अच्छी तेजी आते हुए देखी। प्राइसेस ने 2320 का काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस काफी टाइम तोड़ नहीं पा रहा था। जैसे ही तोड़ा हमने 2360 तक का भी लेवल आते हुए देखा। ओवरऑल फंडामेंटल काफी मजबूत है, बट हायर भाव में हमने देखा कि लेवल ही थोड़ी कमजोर पड़ जाती है, इसलिए 2 दिन में हमने करेक्शन भी आते हुए देखा। आई थिंक इनको थोड़ा वेट करना पड़ जाएगा। नीचे में मुझे लगता है 2200 तक का एक अच्छा बेस बन चुका है, 2180-2200 तक वहां पे ये एवरेज कर सकते हैं। इन ऑल मुझे लगता है कि अगर हम मार्च एंड तक की बात करें तो ये 2320 का लेवल अगर वापस तोड़ देता है तो ऊपर में हम 2400-2450 तक का भी लेवल देख पाएंगे। तो टाइमिंग 2180-2200 के करीब मिलता है, वहां पे इनको एवरेज करके चलना चाहिए। जी, अगला सवाल है मुरली का, तेलंगाना से। पूछिए मुरली जी। गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। गुड इवनिंग, पूछिए। एक्चुअली मेरा सिल्वर पे है सवाल। 69,700 पे खरीदा था 50,
अच्छा 69,700 पे, ओके। हाँ, तो आगे क्या है, क्या हाल है सर? 69,700 पर आपकी बाइंग है, इनको रुकना चाहिए क्या अजय जी? ये भी बिल्कुल, चांदी में थोड़ी वॉलिडिटी जरूर है, बट ओवरऑल हमने देखा मल्टीपल ऑफ टाइम 70,500 70,600 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रही है। टाइमिंग मुझे लगता है आज की जो गिरावट है इंटरनेशनल को ट्रैक करते हैं, बट रुपी ने काफ़ी हद तक हमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो टाइमिंग इनको थोड़ा वेट करना चाहिए। इनको कॉस्ट के हिसाब से मंडे तक मिल जाएगा, बट ओवरऑल मुझे लगता है चांदी 68,000 काफ़ी अच्छा बेस है, तो इनको बिल्कुल बने रहना चाहिए। ओके, चलिए बहुत ये बताने के लिए शुक्रिया कि जिस तरह का मार्केट है ऐसे में बहुत ही सेफ ट्रेड आप कैसे ले सकते हैं। लेकिन अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। अजय जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। मृत्युंजय जी, मुझे लगता है जिस ढंग से गोल्ड ने लोअर लेवल से रिकवर किया है, शाम के सेशन में फिर से एक बाउंस देखने मिल जाएगा। 46,300 के करीब आने पे ही गोल्ड को लेना है। अब साइड में 46,800 तक का लेवल दिखा देगा। आपकी कॉल माल्या जी। मेरे ख्याल से 4640 पे क्रूड बाय करना है, 4570 का स्टॉप रहेगा, ऊपर में टारगेट 4740 के लिए रहेंगे। आपकी आखिरी कॉल अजय जी। मृत्युंजय जी, मुझे लगता है कि पूरे बेस मेटल में वापस हमने एक अच्छी खासी मोमेंटम देखा है, जिसमें जिंक मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। 223 पे जिंक को लेके चलिए, मे भी कैरी करना पड़ जाए, बट 228 तक का हम टारगेट देख रहे हैं जिंक में देखने में। जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का बताने के लिए कि कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।